हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, अपन ने जो है लास्ट वीडियो में क्लास 12 की जो हिंदी अनिवार्य है, ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हरिवंश राय बच्चन का, वो अपन ने अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में अपन जो है क्लास 12 की जो हिंदी अनिवार्य है, इसका सेकेंड चैप्टर जो है आलोक धनवा का जो चैप्टर है, ठीक है, यानी आलोक धनवा जो है इनका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जिसका आपका नाम रहने वाला है पतंग, ठीक है। यानी जो आलोक धनवा कवि हैं, इनकी कविता का शीर्षक है पतंग, ठीक है, यानी कविता का नाम क्या है, पतंग कविता का नाम रहने वाला है। बहुत ही अच्छी कविता है और एग्जामिनर यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछता है, इसलिए ये कविता आपके लिए बेहद खास होने वाली है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है जान लेते हैं कि इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अपन इस कविता की, ठीक है, पतंग जो कविता है, इसके दो काव्यांश देखेंगे। कितने काव्यांश देखेंगे? दो काव्यांश देखेंगे। और उन दोनों काव्यांशों में जो भी कठिन शब्दार्थ हैं उनको देखेंगे। एक एक कठिन शब्दार्थ पर अच्छे से चर्चा करेंगे और फिर उसकी अपनी शब्दों में, है जो अपने शब्द हैं, जो अपनी भाषा है, इसमें इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर जो है आलोक धनवा जो कवि हैं, और आलोक धनवा जो कवि हैं, इनकी कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है पतंग, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पतंग नामक कविता के कवि का नाम क्या है? तो आलोक धनवा है। क्या है? आलोक धनवा है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक बार जो है आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, तब अपन जो है इनका जो कवि परिचय है इसको अपन अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अपन इसकी सप्रसंग व्याख्या को देखने वाले हैं। तो पतंग कविता की यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपनी जो किताब है वो आपको साथ में रखनी है, कॉपी किताब, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट जो वर्ड है जिसको आप अंडरलाइन कर सकें, ठीक है। तो पतंग कविता है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? तो यहाँ पर कवि हैं आलोक धनवा। कौन है? आलोक धनवा, ठीक है, आलोक धनवा। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पतंग कविता के कवि का नाम क्या है? तो आलोक धनवा, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर इसका काव्यांश नंबर फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन जो है इस कविता के दो काव्यांश देखेंगे। तो सबसे पहला जो काव्यांश है इसको आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको एक एक लाइन यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन काव्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसमें आने वाले कठिन शब्दार्थों को देखते हैं, फिर इसके बाद अपन व्याख्या पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको साथ साथ जो है ये काव्यांश पढ़ना है, ठीक है। किताब आपको अपने पास रखनी है। तो देखिए, सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, ठीक है। जो आलोक धनवा हैं उन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, किस प्रकार से व्यक्त किए हैं इनको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ। आगे देखिए, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है दृश्य बिंब प्रदान है। कौन सा बिंब प्रदान है? दृश्य बिंब प्रदान है। इसका अर्थ क्या होता है दृश्य बिंब प्रदान का? तो दृश्य बिंब प्रदान का जो अर्थ होता है, यानी आपको ये लाइन पढ़कर ऐसा लगेगा इनमें इस काव्यांश में कि आप जो है दृश्य देख रहे हो, कोई दृश्य देख रहे हो, आपके माइंड में एक दृश्य बन जाएगा। इसी को दृश्य बिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृश्य बिंब कहा जाता है। यानी जब आप बोर्ड एग्जाम में जो आपकी काव्यांश आएगा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी, तो लास्ट में एक विशेष नाम से एक पॉइंट लिखा जाता है, विशेष नाम से। तो उसमें आपको ऐसे जो बिंदु हैं वो आपको लिखने हैं कि उपयुक्त जो काव्यांश है इसमें क्या है? दृश्य बिंब प्रदान है, ठीक है, इस तरह से, जिसके आपको अच्छे से नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं। बौछारों का मतलब क्या होता है? बौछारों का मतलब होता है एक तरह से बारिश, ठीक है, बारिश। तो सबसे जो तेज बारिशें थी वो गईं, ठीक है। एक तरह से यहाँ पर आइडिया लेना है, फिर अपन व्याख्या पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे तेज बौछारें गईं, बौछारें का मतलब होता है बारिश। भादों गया सवेरा हुआ। देखिए, हिंदी जो कैलेंडर होता है
उसमें एक भादों का महीना होता है, ठीक है। यानी अपन क्या पढ़ते हैं, अपन तो जनवरी फरवरी इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन एक हिंदी जो कैलेंडर होता है, हिंदी जो पंचांग होता है, उसमें एक महीना होता है भादों, ठीक है। तो कवि कहना चाहता है कि भादों का जो महीना है वो गया, यानी बीत गया, ठीक है। कवि कहता है कि भादों का जो महीना था वो गया अर्थात बीत गया, ठीक है। सवेरा हुआ, सवेरा का मतलब है यानी जो सुबह है वो हो चुकी है, यानी सबसे तेज जो बौछारें थीं, सबसे तेज जो बारिशें थी वो भी चली गई हैं। जो भादों का समय है, ठीक है, भादों का जो महीना है वो भी चला गया है। अब क्या हो गया है, सवेरा हो गया है। कवि इस तरह से यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, ठीक है जी। आगे देखिए, कवि कहता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो सवेरा कैसा हुआ है, यानी जो खरगोश होता है, आपने कभी खरगोश की आंख देखी हो तो आपको पता चलेगा कि खरगोश की आंख कैसी होती हैं, लाल जैसी होती हैं, ठीक है। यानी चमकीली लाल उसकी आंखें होती हैं। तो सवेरा जो हो रहा है, और सवेरा जो हो रहा है तो सूर्य किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, जो सूर्य है वो किस प्रकार से कवि को दिख रहा है, कवि यहाँ पर अपने विचारों से व्यक्त कर रहा है कि खरगोश की जो आंख होती है कैसी होती है, लाल होती है, और उसके जैसा लाल सवेरा हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा दृश्य है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई दृश्य देख रहे हो, यानी यहाँ पर दृश्य बिंब प्रदान है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, कवि कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर शरद का मतलब है जो शरद ऋतु होती है, यानी शरद ऋतु का मतलब होता है जो सर्दी होती है, सर्दी, सर्दी की जो ऋतु है होती है ना, यानी अपन जो कहते हैं ना, जैसे सर्दी आ गई अब तो, ठीक है, तो वही शरद है, ठीक है। तो सर्दी की जो ऋतु है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो कवि कहना चाहता है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। ये पुल कौन से हैं साहब, यहाँ पर पुलों का अर्थ क्या है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। जो सर्दी है वो किसको पार करके आया है, पुलों को पार करके आया है। यहाँ पर पुलों का अर्थ क्या है, यहाँ पर पुलों का अर्थ है गर्मी, जो गर्मी होती है और जो बारिश होती है, बारिश, ठीक है। गर्मी और जो बारिश होती है यानी वर्षा ऋतु होती है, इन दोनों ऋतुओं को पार करके कौन आया है, शरद ऋतु आया है। यानी जो सर्दी जो ऋतु है वो कब आई है, यानी पहले तो उसको गर्मी की जो ऋतु है ना, ग्रीष्म जो ऋतु है वो पार करनी पड़ी होगी। फिर इसके बाद जो है बारिश की जो ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वो पार करनी पड़ी होगी। इसके बाद कौन सी ऋतु आई है, शरद ऋतु आई है। तो कवि ने यहाँ पर इसीलिए कहा है कि जो शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर पुलों का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है। तो एक एक लाइन का एक एक शब्द जो है आपको अच्छे से समझना है, जिससे कि आपका जो हिंदी अनिवार्य में है, आपका 90+ का जो सपना है ना, 95+ का जो सपना है वो साकार हो, ठीक है। अच्छे से आपको यहाँ पर एक एक लाइन का अर्थ समझना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में झंडे गाड़ सको, ठीक है। तो देखिए, आगे देखिए, कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो कवि कहता है कि अपनी नई जो चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीली का मतलब है जो सूर्य की किरणें हैं वो किस तरह से आ रही हैं, जैसे साइकिल आती है ना चमकती हुई, तेज रफ्तार में चलती हुई आती है, उसी प्रकार जो सूर्य की किरणें हैं वो कवि को दिखाई दे रही हैं। यानी सूर्य की किरणें कैसी हैं, चमकीली हैं, और साइकिल की तेज रफ्तार की तरह जो पृथ्वी पर वो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इस तरह से कवि ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आगे कवि कहते हैं कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कौन बुला रही है, देखिए, घंटी बजाते हुए, कवि कहता है कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, एक तरह से जो चमकीली किरणें हैं, ठीक है, वो सोते हुए घरों में जो बच्चे हैं उनको घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इस तरह से कि घंटी बज रही है बाहर, चमकीले इशारे कर करके उन बच्चों को जो पतंग उड़ाते हैं, उन बच्चों के झुंड को वो क्या कर रही हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, उन बच्चों को अपने पास बुला रही हैं, ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं। तो कवि ने इस तरह से जो अपने विचार हैं वो यहाँ पर पहले काव्यांश में क्या है, व्यक्त किए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ जो पहला काव्यांश है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है और आपको यहाँ पर कोई भी डाउट समस्या है ना, कोई परेशानी होती है, तो आप बिल्कुल कमेंट जो है, कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो मेंशन कर सकते हो। आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस काव्यांश में जो भी कठिन शब्दार्थ हैं अब इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो कठिन शब्दार्थ था बौछार। तो देखिए, बौछार किसे कहते हैं, बौछार कहते हैं जड़ी को, ठीक है। जड़ी समझ में नहीं आया तो हवा के जो झोंके होते हैं, है ना, हवा के झोंकों से तिरछी होकर गिरने वाली जो बूंदें होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, बौछारें कहते हैं।
एक तरह से आपने ये शब्द सुना भी होगा, जैसे बारिश होती है और बारिश के साथ साथ जो हवा चलती है और हवा से जो पानी है वो इधर उधर क्या करता है, इधर उधर जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, बौछारें कहते हैं, ठीक है। यानी अपन के घर में कभी कभी क्या आ जाती हैं, बौछारें आ जाती हैं। तो हवा के जो झोंके होते हैं उनसे जो तिरछी होकर होने वाली जो गिरने वाली जो किरणें होती हैं, सॉरी जो बूंदें होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, बौछारें कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे एक शब्द है भादों। ये भी क्या है, यहाँ पर इस काव्यांश में एक कठिन शब्दार्थ है। साथ साथ आप जो है अपनी बुक में इनको पेन से लिखते जाएं, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखते जाएं, जिससे कि आप इसका रिवीजन करने बैठें तो आपको ये शब्द क्या है, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये भादों का जो क्या है, ये एक महीना होता है भाद्र मास, ठीक है। यानी हिंदी का जो पंचांग होता है इसमें भादों का एक महीना होता है। ये सावन के बाद आने वाला महीना होता है, ठीक है। जैसे अभी सावन चल रहा है तो इसके बाद कौन सा महीना आएगा, भादों का महीना आएगा, ठीक है। तो सावन के बाद आने वाला जो महीना है वो क्या कहलाता है, भादों कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, सवेरा। सवेरा का अर्थ होता है सुबह, प्रातःकाल या फिर प्रभात, ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, शरद। शरद जो ऋतु है वो सर्दी ऋतु की जो है, सर्दी जो ऋतु होती है इसी की एक ऋतु है, लेकिन इसको अपन पतझड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पतझड़ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो क्या है, झड़ जाते हैं। इसको अपन बसंत ऋतु भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पुल। पुल का मतलब है बांध अर्थात सेतु, ठीक है, बांध या सेतु। चमकीला मतलब होता है चमकदार, ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल शब्द हैं। इशारा का मतलब है संकेत करना। पतंग का मतलब है कनकैया। पतंग का मतलब क्या है, पतंग का मतलब तो पतंग ही होता है, ठीक है। झुंड का मतलब होता है भीड़ या फिर दल या फिर जमघट, ठीक है। तो ये इस काव्यांश में आने वाले कठिन शब्दार्थ थे। तो देखिए अपन ने जो है अच्छे से काव्यांश को पढ़ लिया और इसका एक आइडिया ले लिया कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, समझ लिया, ठीक है, और इसके कठिन शब्दार्थों पर भी चर्चा कर ली। अब अपन देखते हैं इस जो काव्यांश है इसकी अच्छे से व्याख्या देखते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं कि कवि ने यहाँ पर किस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। तो देखिए, कवि कहते हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से उपरोक्त जो पंक्तियाँ हैं इनमें कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली जो तेज बारिशें भी चली गई हैं। यानी जो सावन के महीने में जो आती है ना तेज बारिशें आती हैं, जो बौछारें वाली जो बारिशें आती हैं वो भी क्या है, चली गई हैं, ठीक है। और जो भादों का महीना होता है, जो सावन के बाद आता है उसी को क्या कहते हैं, भादों का महीना कहते हैं। और जो भादों का महीना होता है वो भी क्या है, बीत चुका है। तो कवि यहाँ पर किस तरह से, एक बार फिर देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो सावन के महीने में जो तेज आने वाली जो बारिशें होती हैं वो भी क्या है, चली गई हैं। बारिशें भी क्या है, अब ख़त्म हो चुकी हैं, बारिशें चली गई हैं, ठीक है। यानी बारिश वर्षा जो ऋतु है वो क्या है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और जो भादों का महीना होता है वो भी क्या है, बीत गया है, ठीक है। और कवि कहता है कि अंधेरी रात बीत गई है और अब सुहानी सुबह हो गई है। तो कवि ने सुबह के बारे में भी यहाँ पर बताया है कि जो है तेज बौछारें गईं, ठीक है, भादो गया सवेरा हुआ। तो इसी तरह से ये पहला पैराग्राफ है जिसमें बताया है कवि ने कि जो तेज बारिशें थीं, जो बौछारें थीं वो चली गई हैं, और जो भादों का महीना था, ठीक है, वो भी बीत चुका है, और अंधेरी रात बीत गई है और अब क्या है, सुहानी यानी अच्छी एक सुबह हुई है, ठीक है, सुहानी सुबह हुई है। अच्छे से आपको समझना है। आगे देखिए, आगे जो आलोक दंडवा हैं जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि सावन और भादों के महीनों में आसमान में बादल छाए रहते हैं। यानी जब सावन होता है और जो भादों का महीना होता है, ये 2 महीने ऐसे हैं इनमें क्या है, आसमान जो होता है इसमें क्या है, बादल छाए रहते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु के महीने हैं। इनमें क्या है, आसमान में बादल छाए रहते हैं। लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ स्वच्छ व निर्मल हो जाते हैं। तो देखिए अच्छे से आपको समझना है। यानी कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, कवि ने कहा है कि 2 महीने हैं सावन और भादों, ठीक है, सावन और भादों 2 ऐसे महीने हैं जिसमें क्या है, आसमान जो है, आसमान में क्या है, बादल छाए रहते हैं, जिससे जो आसमान है वो साफ नहीं रहते, ठीक है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है, पतझड़ की ऋतु आती है, बसंत जो ऋतु है वो आती है, तो आसमान क्या हो जाते हैं, एकदम साफ हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इसी कारण कवि सवेरा होने की बात करता है। शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो लालिमा होती है ना, जो शरद ऋतु में क्या है, जब सुबह होती है और सुबह होने पर जब सूर्य उगता है और सूर्य की जो क्या होती है, लालिमा होती है, यानी सभी जगह लाल लाल जैसा दृश्य हो जाता है,
उसको देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है कि कवि को क्या प्रतीत हो रहा है, जैसे वो खरगोश की लाल लाल आंखें हों। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लाली, जो लालिमा है, इसको कवि को जो खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है, कवि ने इस जो पैराग्राफ है इसमें कहा है कि जो सुबह ही सुबह सूर्य उगता है और सूर्य उगने के कारण जो है चारों तरफ क्या है, लालिमा छा जाती है, यानी सभी जगह लाल लाल जैसा दृश्य देखने को मिलता है। तो इसको कवि किसके साथ यहाँ पर क्या कर रहा है, समानता दिखा रहा है, तो खरगोश की आंख के साथ। ठीक है, जो खरगोश की आंख है इसके साथ कवि ने इसकी क्या की है, तुलना की है। ठीक है, तो खरगोश की आंख की जैसी भांति उसको जो लालिमा है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, कवि कहता है कि शरद ऋतु कई पुलों को पार करके आई है। ठीक है, जो शरद ऋतु है कई पुलों को पार करते हुए आई है, अर्थात जो पिछले साल की शरद ऋतु जाने से इस साल की शरद ऋतु आने तक कई ऋतुएं बीती हैं। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में जो शरद ऋतु है वो कई पुलों को पार करके आई है। कौन कौन से पुलों को पार करके आई है, एक तो ग्रीष्म ऋतु को पार करके आई है और एक जो है आपकी वर्षा ऋतु है, इस ऋतु को पार करके आई है। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो शरद ऋतु है वो कई ऋतुओं को क्या है, पार करके आई है, यानी कई ऋतुएं बीती हैं। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी ऋतुएं होगी, ग्रीष्म ऋतु और एक वर्षा ऋतु। ठीक है, इन दोनों के बाद कौन सी ऋतु आई है, आपकी जो वर्षा ऋतु है, इनके बाद कौन सी है, शरद ऋतु आई है। ठीक है, कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए जो बच्चे हैं उनको इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, कवि कह रहा है कि जो दोपहर का जब समय हो जाता है तो दोपहर के समय में क्या है, जो चमकीली साइकिल होती है, चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा है। ठीक है, गुजर रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए जो बच्चे हैं और बच्चों के जो झुंड है इसको इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। ठीक है, जो शरद ऋतु में दोपहर का जो समय है, ठीक है, वो चमकीली साइकिल की तरह है ना, साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और जो बच्चे हैं उनको क्या है, पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है, ये कवि ने यहाँ पर कहा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है ना, जो शरद ऋतु होती है इसमें क्या है, मौसम एकदम क्या हो जाता है, सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, यानी जब शरद ऋतु आ जाती है तो मौसम कैसा हो जाता है, सुहाना हो जाता है। और मौसम सुहाना होने पर, ठीक है, जो मौसम सुहाना होता है जिसे देखकर जो बच्चे होते हैं वो समूह बनाकर पतंग उड़ाने के लिए, क्या करने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट काव्यांश था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो इसको थोड़ा पीछे स्किप करके दोबारा से देख सकते हो, आपको अच्छे से ये काव्यांश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं सेकंड काव्यांश। ठीक है, पतंग जो कविता है इसका सेकंड काव्यांश जो है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पर जो है अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर व्यक्त किए हैं, जिनको अपन को यहाँ पर समझना है। ठीक है जी, तो देखिए एक बार इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको देखेंगे और एक आइडिया लेंगे कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसके बाद अपन इस काव्यांश की भी क्या है, व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो चमकीले इशारों का मतलब है जो बच्चे हैं उनको दोपहर का जो समय है, ठीक है, वो बच्चों को चमकीले इशारों से क्या है, पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को मुलायम बनाने का मतलब है बिल्कुल आकाश क्या हो गया है, साफ हो गया है। ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया है कि जो पतंग है वो आसानी से ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, यानी आसमान में क्या नहीं है, बादल नहीं है, जिसके कारण जो पतंग है उसको उड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, तो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ का मतलब यहाँ पर जो पतंग से इस चीज़ को जोड़ा गया है, रंगीन चीज़ उड़ सके, तो पतंग कैसी होती है, रंगीन होती है। ठीक है, दुनिया का सबसे पतला कागज़, तो देखिए अभी जो है, अभी तो पॉलीथीन की जो है पतंगें आती हैं, लेकिन पहले जो थी
वो कागज़ की पतंगें आती थी जिनको पुराने ज़माने में जो बच्चे हैं वो उड़ाया करते थे। ठीक है, तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि दुनिया का सबसे पतला जो कागज़ है वो उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो बाँस की जो पतली कमानी होती हैं वो किस में लगी होती हैं, वो पतंग में लगी होती हैं। ठीक है, कि शुरू हो सकें सीटियों और किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो देखिए, जब पतंगें आसमान में उड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आसमान क्या है, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। जब पतंगें जो है आसमान में उड़ जाएंगी तो बच्चे क्या है, सीटियाँ बजाएंगे, किलकारियाँ लगाएंगे, और जो है आसमान में जब जो पतंगें हैं वो उड़ जाएंगी तो वो कैसी दिखाई देंगी, तितलियों जैसी दिखाई देंगी, क्योंकि वे रंग बिरंगी हैं। इसीलिए जो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अर्थात नाजुक क्या है, नाजुक तो आसमान है, और आसमान में जो तितलियों की तरह जो पतंगें हैं वो उड़ रही हैं। इसीलिए कवि ने इस पंक्ति में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया जो है इसके लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्या था, अपना एक रोड मैप था, एक आइडिया था कि इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं इसके क्या है कठिन शब्दार्थ। ठीक है, मुलायम का मतलब होता है कोमल। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कोमल होता है और मुलायम। ठीक है, ये शब्द कठिन शब्दार्थ का ये अर्थ है। ठीक है, कमानी का मतलब बताया लचीली एवं झुकी गई लोहे की कीली, यानी कील हो सकता है या फिर स्प्रिंग हो सकता है कमानी। ठीक है, नेक्स्ट है किलकारियों। किलकारियों का मतलब है बच्चों का खुशी से चिल्लाना। जब पतंगें आसमान में उड़ जाएंगी तो बच्चे क्या हैं, किलकारियाँ लगाएंगे। ठीक है, नाजुक का मतलब भी होता है कोमल, सुकुमार या फिर मृदु। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस काव्यांश की व्याख्या पर। ठीक है, तो देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि शरद ऋतु में जो आकाश है वो एकदम कैसा हो चुका है, साफ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, और मौसम सुहावना हो जाता है, और ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। तो देखिए, आसमान क्या है, बिल्कुल साफ हो गया है, और कवि ने इस साफ और स्वच्छ जो मौसम है इसको क्या कहा है, मुलायम। यानी कवि ने इस जो मौसम है, जो आकाश है, इसको मुलायम कहा है। ठीक है, कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है, यानी शरद ऋतु है इसको बालक की संज्ञा देते हुए कवि कहता है कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चे जो हैं इनके समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। ठीक है, यानी जो दोपहर का समय है, ठीक है, जो शरद ऋतु है, जो आसमान है वो साफ हो चुका है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी अच्छे से क्या कहाँ पर आ रही हैं, पृथ्वी पर आ रही हैं। इसको देखकर जो बच्चे हैं वो क्या है, पतंग उड़ाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंचाई तक उड़ सकें। ठीक है, जो आकाश है वो क्या है, मुलायम बन गया है, यानी साफ हो गया है। इस कारण है ना, जब आसमान साफ होता है तो पतंगें क्या है, अधिक ऊंचाई तक उड़ती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु भी खुद यही चाहती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग जो है वो आसमान में उड़ सके। ठीक है, तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि आसमान जो है इसलिए साफ हुआ है ताकि दुनिया की जो हल्की और रंगीन जो पतंगें हैं वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकें। इसीलिए जो आसमान है वो साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है। ठीक है, दुनिया की सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली, लचीली एवं झुकाई गई लोहे की कीली से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। तो देखिए, बांस की जो पतली कमानी होती है, यानी जो लकड़ी की जो क्या है, पतंग में बांस की जो कमानी है वो यूज होती है। ठीक है, तो वो उसके साथ जो है वो पतंग जो है आसमान में उड़ सके। ठीक है, और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, खुशियों से चिल्लाते हुए, खुशी से सीटियां बजाते हुए, तितलियों की तरह कोमल बच्चों, जो तितली की तरह कोमल जो बच्चे हैं, बच्चों की एक नई दुनिया शुरू हो सके। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको ये काव्यांश समझ में आए होंगे, यही आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज अपन ने जो है पतंग कविता जो है इसके दो काव्यांश अपन ने अच्छे से सीखे। ठीक है, दो काव्यांशों पर अच्छे से चर्चा की, और इन दोनों काव्यांशों जो काव्यांश हैं इनकी अपन ने व्याख्या सीखी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है इससे आगे वाले जो काव्यांश हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।